Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 5th of chapter 8 binomial theorem. Also, this is the last video of this chapter. Today we are going to complete this chapter. So please be carefully listen to this video to make your concept clear. Now, today the first topic, that is on finding the coefficient of the variable for a given index. इंडेक्स मतलब जब आपको n की वैल्यू गिवन हो और आपको किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछ ले कि आपने उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है तो कौन से मेथड अप्लाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट अ फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 10 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2x square minus 3 over x 11. हमारे पास जो एक्सपेंशन गिवन है वो कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं. n यहाँ पे 11 है, x की जगह पे 2x स्क्वायर है एंड a की वैल्यू हमारे पास है 3 over x. अगर आप पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो देन a आपको नेगेटिव लेनी पड़ती, मतलब a आपको ये पूरी की पूरी लेनी पड़ती है. अगर आप नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो देन a आपकी होती है 3 over x. अब आपने क्या करना होता है, हम लेंगे लेट जो हमारी r+1 मतलब r+1 टर्म है वो उसमें है क्या है, कंटेन्स x raised to power 10 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हमें गिवन है. हमने लिख लिया कि वैसे तो हमें पता नहीं कि कौन सी ये टर्म हो सकती है, तो हमने लेट कर लिया कि जो r+1 टर्म है उसमें है पक्का जो है x raised to power 10 क्या होगा, जो है बाइनोमियल हमें जो है कोफिशिएंट जरूर मिलेगा. तो इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है tr+1. अब यहाँ पे कि बीच में दोनों में माइनस का साइन है तो हम ये वाला यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस और यहाँ पे हम क्या लेते होते हैं r जो फिक्स. अगर हमें पता है अगर ये मेरा tr+1 टर्म है, r की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं, तो -1 raised to power r. n की वैल्यू तो पता है 11 cr. x की जगह पे 2x square raised to power n तो हम लिख देते हैं कितनी है 11 minus r. a की जगह पे क्या आएगा 3 over x की पावर r. अब आपने सबकी पावर क्या करनी है, सेपरेट कर लेनी है. हमने सबकी पावर सेपरेट कर ली, 2 की भी, x स्क्वायर की भी, 3 की भी, x की भी. अब आपने अगर बेस जो भी सेम है उसको क्या पावर ऐड कर दो. जहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 की पावर तो 11 माइनस r है, इंटू 3 की पावर कितनी है r. x की पावर अगर देखो तो मल्टीप्लाई करें 22 माइनस 2r और क्या जाएगा डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर r. हमें पता है जब बेस सेम हो अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होती है और अगर डिवाइड हो तो पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट. अब इसमें ये r सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे 22 माइनस 3r आ जाएगा. यहाँ पे है 22 माइनस 3r, इसमें से ये पावर हमने सब्ट्रैक्ट कर दी. हमें पता है अगर मेरे पास r+1 टर्म में क्या होगा x रेज टू पावर 10 होगा देन. अब ध्यान से देखिए x की पावर कितनी चाहिए 10, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 22 माइनस 3r. मतलब यहाँ पे जो अगर दोनों को कंपेयर करो तो 10 किसके इक्वल होगा 22 माइनस 3r. आपने ऑलवेज क्या करना है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा हो बस वहां से आपने जो पावर्स है उनको कंपेयर कर देना. जैसे x की पावर 10 है तो पक्का यहाँ पे ये जो वैल्यूज है 10 होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे r+1 जो है टर्म के पास x रेज टू पावर 10 है. जब इसको आप सोल्व करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 3r, तो r की वैल्यू आ गई 4. जब r की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करेंगे देन 4+1 मतलब 5th टर्म के पास क्या होगी, पक्का कंटेन करेगा x रेज टू पावर 10. आपने जो हमने ये वाला लास्ट पे सॉल्व किया था 22 माइनस 3 पर इसको फर्स्ट मार्क कर लेना. अब देखो r इज इक्वल टू 4 को पुट कर दो जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, क्या बन जाएगा -1 की पावर 4 11c4 2 रेज टू पावर 11 माइनस 4 3 रेज टू पावर 4 x के यहाँ पे 22 माइनस 3 r की वैल्यू 4.
तो मैंने सिर्फ इतना ही सॉल्व कर लिया कॉम्बिनेशन को, बाकी को एज इट इज रख दिया। अब हमें क्या पूछा गया था, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 10। कोफिशिएंट क्या होता है, जिसका कोफिशिएंट पूछा होता है उस वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं विद साइन वो पिक करके आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 10। आपने ऑलवेज क्या करना है, ti+1 टर्म को लेट कर लेना है कि उसमें जो भी कोफिशिएंट पूछा गया है उसमें कंटेन करता है। उसको सॉल्व करने के बाद जिसका भी कोफिशिएंट पूछा गया है उसकी पावर चेक कीजिए, x है तो x, y है तो y। उसकी पावर को जिसका कोफिशिएंट पूछा गया पावर के इक्वल रख के r की वैल्यू हो जाएगी। देन आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर देना है। Now next question is find the coefficient of x raised to power 6 y raised to power cube in the expansion। एक्सपेंशन हमारे पास ये रही। अब वैल्यू लिख लो, n की वैल्यू 9 है, x की जगह पे x ही है, a की जगह पे 2y है। हम पहले वही लिखेंगे। तो हमने r+1 टर्म को लिख लिया कि अज्यूम कर लिया कि पक्का ये कोफिशिएंट जो हमें मिलेंगे इसके बीच में मिलेंगे, इसका फॉर्मूला लगा दिया। तो अब हमने क्या करना होता है, हमने करना होता है कि जो अगर मेरी TR+1, पहले इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर r, y की पावर r, इसको फर्स्ट मार्क कर लो कि अगर मेरी TR+1 टर्म में ये कोफिशिएंट होगा तो पक्का क्या होगा, x की पावर जो 9 माइनस r है वो x की पावर 6 है ना, तो 6 के इक्वल होगी। एंड यहाँ पे y की पावर 3 है तो वो यहाँ पे y की पावर जो r है उसके इक्वल होगी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो दोनों तरफ से आपकी r की वैल्यू जो है सेम आएगी। देयरफॉर 3+1 दैट इज हमारी जो फोर्थ टर्म है वो कंटेन्स कर रही है इनकी कोफिशिएंट को। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमने तो r की वैल्यू 3 फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी। अब आपने इसका जहाँ यहाँ r क्या है वैल्यू 3 पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो हम लिख देंगे जो कोफिशिएंट हमने फाइंड करने थे वो क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट, जिसको करके आपका आएगा 672। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल। आपको स्पेशल क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि आपने कोई भी वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो टर्म फाइंड करनी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो मतलब आपने वो टर्म बतानी है जिसमें x नहीं आ रहा। इंडिपेंडेंट मतलब जिसमें वो क्या हो, इंक्लूड ना हो, डिपेंडेंट ना हो। तो सेम कंसेप्ट वही है, स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे। हम सपोज करेंगे लेट r+1 टर्म जो है वो क्या है हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ x है। जैसे हम पीछे बोलते थे कि वो कंटेन कर रही है कोफिशिएंट को, तो यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे भी माइनस है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, -1 रेज टू r n CR x की पावर n माइनस r a रेज टू पावर r। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब पावर हम ब्रेक करने लगे हैं। अब देखो 3 की पावर 10 माइनस r, x² की पावर 10 माइनस r। सिमिलरली 1/2 की पावर r, 1/x3 की पावर r। अब ये हम -1 ख़त्म नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ r। अब जब स्क्वायर को प्रोडक्ट करेंगे तो 20 माइनस 2r बन जाएगा। ये 1/2 की पावर r। सिमिलरली कितना बन जाएगा, 3 को r से मल्टीप्लाई करेंगे 3r। हमें पता है अगर बेस सेम हो डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3r माइनस का हो जाएगा, -2r -3 -4 हो जाएगा। तो ये हमारा TR+1 टर्म हो गया। हमें पता है अगर मेरी TR+1 जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगी, मतलब उसमें x आएगा ही नहीं, x की कोई भी पावर आएगी नहीं। वो कब होगी, इफ़ यहाँ पे जितनी भी पावर आए ना उसको आप 0 के इक्वल कर दो। बिकॉज जब x की पावर 0 जाएगी मतलब ये 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो उसको हम इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट में।
देखो सेम स्टेप वही है, जब भी इंडिपेंडेंट बोल देना, जिस वेरिएबल को बोला गया हो इंडिपेंडेंट, बस उसकी पावर को 0 पुट कर देना है। और अगर कोफिशिएंट पूछा गया होता है तो उसकी पावर को जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा गया उसकी पावर के इक्वल रख दो। तो आपने फिफ्थ टर्म फाइंड कर ली, बिकॉज आर 4 है तो r+1 टर्म में इंडिपेंडेंट क्या होगी, x से होगी। तो अब फिफ्थ टर्म पुट करनी है तो r की वैल्यू 4 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब आप इसको सब सोल्व करोगे तब आपके पास जो वैल्यू आएगी ये वाली आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड टर्म। ये वो टर्म है, मतलब फिफ्थ टर्म तो हमारी होगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये हमारी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स थी वो फिफ्थ टर्म थी, और फिफ्थ टर्म की वैल्यू ये है। मतलब जब आप इसकी फिफ्थ पावर खोलोगे, मतलब फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, देखो 10c 0 फर्स्ट, 10c 1 सेकेंड, 10c 2 थर्ड, 10c 3 4, 10c 4 5। तो जो 10c 4 के साथ जितने भी कोफिशिएंट आएंगे वो देखो वो सब इसमें आ जाएंगे, बिकॉज में एक्स आएगा ही नहीं। Now next question is find the value of a so that the term independent of x in this is 405। अब हमें क्या दिया गया है, हमें पता है जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी वो कौन सी है, 405। मतलब यहाँ पे हमें जो है एन टर्म का नंबर नहीं गिवन, टर्म की वैल्यू गिवन है। मतलब जो वैल्यू 405 है वो क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, बट हमें आर नहीं पता भी कि कौन सी टर्म है। तो हमने इसकी हेल्प से सबसे पहले टर्म फाइंड करनी है, देन फिर हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम प्रोसेस एज वी आर डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो हमने सब कुछ लिख लिया पहले की तरह ही, लेट TR+1 इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सो हमने इसका फॉर्मूला पुट कर दिया, बट हमने क्या होता है इसको पहले बिल्कुल हमने एक्स की पावर को एक साथ में कंबाइन करके लिख देना होता है। अब हमें पता है रूट मतलब क्या होता है, 1/2, मतलब इस पूरे को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, ए की पावर आर लग कर लो, एक्स की पावर 2 को आर लग करो, ये बन जाएगा 2r। देखो 2r बन जाएगा ना, तो हमें पता है ये 2r मेरा बन गया, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसमें। तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो। अब हमें पता है जो मेरी TR+1 है ये इंडिपेंडेंट कब होगी, जब हमारी x की जो पावर है वो क्या होगी, 0 होगी। x की पावर है क्या एक्चुअल में, ये है, इसको 0 के इक्वल रखो। अब वीडियो को स्टॉप करके आपने आर की वैल्यू खुद सॉल्व करनी है, फिर मैच करवानी है। तो हमने सॉल्व कर ली, 2r को उधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू 2 फाइंड कर ली, मतलब 2। अब यहाँ पे आप सेकंड टर्म नहीं बोल सकते, 2+1 करना होता है। तो थर्ड टर्म इज दैट टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो हमने इसकी वैल्यू जो r की वैल्यू 2 है इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब देखो यहाँ पे आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप पुट करोगे तो पूरा पूरा 0 बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग में हमें टर्म गिवन है वो टर्म क्या है, 405। तो दैट इज अ कौन सी टर्म थी, हमारी थर्ड टर्म थी। तो हमें बस टर्म का क्या था, उसका प्लेस, उसका नंबर नहीं एक्चुअल में पता था, बट वो टर्म की वैल्यू पता थी। अब इसका कॉम्बिनेशन ओपन करके इसकी कैलकुलेशन बस सॉल्व कर लेते हैं, देन हमारे पास जो है ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते हैं, 10 के फैक्टोरियल को भी हम ओपन कर देते हैं। जब सब कुछ ओपन हो जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू 81/9 दैट इज 9 के इक्वल आ गई। तो स्क्वायर हटा के +-3, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई +-3। Now the next question is the coefficient of 3 consecutive terms in the expansion of this are in the ratio this। आपको 3 कंजक्टिव टर्म के कोफिशिएंट लेने हैं और उनकी आपको रेशियो गिवन है, उनको सॉल्व करके आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 3 कंजक्टिव टर्म जो है हम लेट करते हैं, लेट द 3 कंजक्टिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n b। हमें पता है कौन कौन सी होती है, TR, TR+1, TR+2। तो हम ये कंजक्टिव टर्म्स ले लेते हैं, और हमें पता है बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होते हैं
इन टर्म्स के कोरस्पॉन्डिंग, वो क्या होता है जैसे आर के कोरस्पॉन्डिंग NCR -1। कभी भी देख लीजिए जितनी आपको टर्म की बात की होती है उससे एक कम आपने यहाँ पे आर लेना होता है। तो इन सब के बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है हमने लिख लिए NCR+1। मतलब जितनी आर बोली होती है, जितना भी आपको टर्म, जैसे हम बोलते नहीं, मैंने अगर आपको बोला है ना आर की वैल्यू आपकी 2 आई है, तब हम एक प्लस करके थर्ड टर्म लेते हैं ना। तो थर्ड टर्म मीन्स हमने इसमें एक ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक माइनस करना होता है, एक्जैक्टली आर की वैल्यू होती है। तो ये हमें क्या है, रेशो में गिवन है, हम इसको लिख देते हैं NCR -1 NCR+1। इनकी रेशो कुछ इस तरह से हमें गिवन है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मतलब फर्स्ट 2 अगर मैं पिक करती हूँ, इनकी रेशो क्या है 1:7। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट 2 कंसेक्टिव टर्म के बाइनोमियल रेशो को पिक करती हूँ, तो इनके जो कोफिशिएंट का रेशो है 7/42। ठीक है, ये हमारे हैं। अब इनके हम क्या कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल, देन दोनों की क्या करनी होती है सब्ट्रैक्शन। डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/7। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। अब इसका क्या होगा n फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल n-r+1 का फैक्टोरियल ओवर इज इक्वल्स टू 7/42। अब अगर देखूँ तो n के साथ n, ये पूरा पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा r-1 फैक्टोरियल इंटू, अब इसके ब्रैकेट को मैं ओपन कर दूँ, नहीं इसको हम ओपन ही कर देते हैं, -r+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/7। ये कैंसिल होके हमारा 1/6 है। एन फैक्टोरियल भी कैंसिल, ये सब ऊपर चला जाएगा। मैंने यहाँ पे पार्टीशन ही कर देती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा r+1 फैक्टोरियल इंटू n-r-1 ब्रैकेट ओपन कर दी, ये वाला आ जाएगा नीचे r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। अब देखो ये r है या r-1, तो मैंने इसको ओपन कर दिया r इंटू r-1 फैक्टोरियल। अब ये n-r है, ये n-r+1, तो ये बड़ा हुआ, तो इसको ओपन कर दिया n-r तक। सिमिलरली r+1 बड़ा है, तो r+1 को लिख दिया r+1 इंटू r फैक्टोरियल। सिमिलरली n-r बड़ा है, तो n-r को ओपन कर दिया यहाँ तक। अब जो कैंसिल होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं, तो पीछे हमारा क्या रह गया r/n-r+1 इज इक्वल्स टू 1/7। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर r+1, नीचे आ गया n-r इज इक्वल्स टू 1/6। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 7r इज इक्वल्स टू n-r+1, ये जाएगा 6r+6 n-r, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ से आप क्या करो, मैंने यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली और इसमें पुट कर देते हैं, ये n की वैल्यू कर देते हैं पुट इन 1, मतलब यहाँ पे मार्क कर लो। अब यहाँ पे क्या है 6r+6, n की जगह पे हम क्या रख देंगे 8r-1, जो पीछे माइनस आ रहा है, तो 6r+6 7r-1, तो 6 + 1 7r-6r, r की वैल्यू आ गई 7। ये r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको सेकंड मार्क कर लो, पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो 8 × 7 - 1, तो 56 - 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 55। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ऑलवेज आपने क्या करना है, आपको कोई भी 3 कंजक्टिव टर्म भी दे सकते हैं या खुद वो अपनी तरफ से कोई भी टर्म दे सकते हैं, उनकी रेशो दे सकते हैं। तो आपने बस उनके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट के रेशियो होंगे ना, बस ये मत भूलेगा जितनी यहाँ टर्म गिवन होगी उससे एक कम यहाँ पे फिक्स आता है, ठीक है। तो बस उनकी रेशियो पहले फर्स्ट 2 की ले लेना, देन फिर आप क्या लास्ट 2 की ले लेना, फिर दोनों को सोल्व करके 2 इक्वेशन आ जाएगी। एक चाहे आप 2 लीनियर इक्वेशन को किसी भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, या एक में से क्या दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहां से आपकी सेकंड वैल्यू जो है इजीली से आ जाएगी।
फ्रेंड्स हमारा टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। इसके साथ हमारा जो चैप्टर 8 है वो भी कंप्लीट होता है। अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। मैंने जितने भी टॉपिक थे जो आपको क्या है कंपल्सरी है कि आपको पूछे ही जाएंगे क्वेश्चन में से, वो मैंने सभी डिस्कस कर लिए। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट न्यू वीडियो में कुछ नया डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।